हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आपका एनवायरमेंट साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट, इकोलॉजी से रिलेटेड बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि किसी भी इकोलॉजिकल हैबिटेट में टाइगर्स की क्या पॉपुलेशन सरवाइव कर सकती है, क्या सैचुरेशन पॉइंट हो सकता है। और ये बार बार जो डिस्कशन, चाहे वो टाइगर्स हो या कोई भी वाइल्ड एनिमल हो, जिसको लेके कहा जाता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, कैसे इस सिचुएशन को अवॉइड किया जा सकता है, क्या ऑप्शंस होते हैं और क्या वो नंबर्स हैं जो अलग अलग एरियाज में टाइगर्स के हैबिटेशन को लेके हमको दिखाई देना शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, किसी भी वीडियो या किसी भी लेक्चर के रिसोर्स के लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन, पहला लिंक इंग्लिश में पीपीटी, सेकंड लिंक हिंदी में, आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक न्यूज में क्यों बना रहा? हाल ही में एक इंटरेस्टिंग स्टडी कैरी आउट की गई वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको WII भी कहा जाता है, और इनकी प्रीलिमिनरी फाइंडिंग के हिसाब से जो सुंदरबंस हैं, जंगल्स हैं, डेल्टा है, एरिया है, इसमें जो डेंसिटी ऑफ टाइगर्स है, ये अब जो मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, इनकी जो कैरिंग कैपेसिटी है, मतलब कितने टाइगर्स को ये मैंग्रोव फॉरेस्ट सपोर्ट कर सकते हैं, उसको पहुंचता हुआ दिखाई देता है। उस सैचुरेशन पॉइंट पे टाइगर डेंसिटी, टाइगर पॉपुलेशन सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट में रीच होती हुई दिखाई देती है, जिसकी वजह से ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट और भी ज्यादा बढ़ते हुए इस एरिया में दिखाई देते हैं। क्योंकि जब किसी भी एरिया में, किसी भी हैबिटेशन में, किसी भी फॉरेस्ट में एक लिमिट से ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स हो जाएंगे जिसको फॉरेस्ट सपोर्ट ना कर पाए, तो फिर वो वाइल्ड एनिमल्स वहां से निकल के आसपास के एरियाज में डिस्पर्स होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में एक्सपोनेंशियल सर्ज भी कई बार देखा जाता है। कोई भी वाइल्ड लाइफ है तो उसके लिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट होगा? अपने रहने के लिए अवेलेबिलिटी ऑफ फूड उसके पास हो, इनफ स्पेस उसके पास हो। फूड और स्पेस, ये दोनों प्राइमरी फैक्टर्स हैं कि कितने टाइगर्स को कोई भी फॉरेस्ट अकोमोडेट कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, होल्ड कर सकता है। और जनरली अगर आप फॉरेस्ट स्टैंड पॉइंट से देखें, जंगल स्टैंड पॉइंट से देखें, तो टाइगर के लिए जो स्पेस है वही फूड है, क्योंकि जितना ज्यादा स्पेस होगा टाइगर के आसपास, उतने ज्यादा वाइल्ड एनिमल्स मिल पाएंगे, उनको अपने फूड के रूप में, फूड चेन के तौर पे वो यूज कर सकते हैं। और जो टाइगर्स होते हैं हमेशा जाने जाते हैं कि बड़ी वाइड रेंज में अपनी टेरिटरी को ये डोमिनेट करते हैं। इनफैक्ट मेल टाइगर्स के लिए कहा जाता है कि उनकी आदत होती है, हैबिट होती है कि वो कोशिश करते हैं मल्टीपल फीमेल टाइगर्स को कंट्रोल करने की, डोमिनेट करने की, क्योंकि जो फीमेल टाइगर्स होती हैं या टाइग्रेस होती हैं, उनका जो रेंज है वो मेल टाइगर्स के मुकाबले रिलेटिवली छोटा होता है, शॉर्ट होता है। लेकिन टाइगर की रेंज कितनी दूर तक होगी, कितने एरिया में होगी, ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेंगे कि फॉरेस्ट कितना बड़ा है, कहां तक घूम सकते हैं, और उस फॉरेस्ट में प्रे, मतलब जिनको ये अपने फूड के तौर पे यूज कर सकें, स्पेस के तौर पे यूज कर सकें, वो कितना अबेंडेंस में अवेलेबल है। जैसे अगर आप टेराई और शिवालिक हिल्स की बात देखें, जैसे मान लीजिए कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, तो उसमें पर 100 स्क्वायर किलोमीटर में 10 to 16 टाइगर्स आराम से रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि फॉरेस्ट काफी थिक है। ये इनफ प्रे प्रोवाइड कर सकता है, स्पेस प्रोवाइड कर सकता है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर, रफली 10 to 16 टाइगर्स को। यही अगर आप आ जाएं जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं नॉर्थ सेंट्रल वेस्टर्न घाट्स के, जैसे बांदीपुर, तो 10 to 16 जो टेराई और शिवालिक हिल के डेंस फॉरेस्ट में रह सकते हैं, यहां नॉर्थ सेंट्रल वेस्टर्न घाट जैसे बांदीपुर में ये नंबर गिरकर 7 to 11 टाइगर्स ही रह जाता है पर 100 स्क्वायर किलोमीटर। सिमिलरली अगर आप और नीचे आ जाएं जो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, जैसे कि मान लीजिए कान्हा सेंट्रल इंडिया के, क्योंकि ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट नहीं है, तो ये सिर्फ 6 से 10 टाइगर्स ही सपोर्ट कर सकते हैं पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स। ये जो कोरिलेशन है कि कितना प्रे अवेलेबल होना चाहिए, कितना फूड अवेलेबल होना चाहिए, क्या डेंसिटी अवेलेबल होनी चाहिए, उसका कोरिलेशन कितने टाइगर डेंसिटी को सपोर्ट करते हैं, यह इंटरनेशनली काफी फेयरली एक्यूरेटली स्टैब्लिश्ड है। जैसे इस मैप को, इस ग्राफ को, इस ग्राफिक्स को अगर आप देखें, तो ये इंडिया के जो टॉप 45 रिजर्व्स हैं उनको मैप आउट करता है कि पर 100 स्क्वायर किलोमीटर्स में कौन सा नेशनल पार्क या कौन सा रिजर्व फॉरेस्ट या कौन सा फॉरेस्ट एरिया, कौन सा हैबिटेशन कितने टाइगर्स को सपोर्ट कर सकता है। जैसे इस ग्राफ को अगर आप देखें, बार चार्ट्स को आप देखें, वर्टिकल बार चार्ट्स को आप देखें, तो कॉर्बेट जो हमारा टाइगर रिजर्व है, ये रफली 14, मतलब 10 से 16 तक को ये सपोर्ट कर सकता है। काजीरंगा रफली 13,
नगन होल रफली 12 एटसेट्रा कम होते होते सबसे कम है संजय गांधी नेशनल पार्क इन बॉम्बे। इसका मतलब हर फॉरेस्ट की अपनी अपनी अलग कैरिंग कैपेसिटी है। अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लें सुंदरबंस की, तो जो टाइगर्स हैं इसको देखा जाता है कि जो ह्यूमन डेंसिटी है, क्योंकि सुंदरबंस वेस्ट बंगाल इंडियन साइड और बांग्लादेश दोनों तरफ कंटिन्यूअसली फैला हुआ है, बांग्लादेश में जो पॉपुलेशन प्रेशर है वो कहीं ज्यादा है इंडियन साइड के मुकाबले। तो इसकी वजह से क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर बांग्लादेश में ज्यादा है, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट बांग्लादेश में कहीं ज्यादा देखे जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप 2018 की ऑल इंडिया टाइगर रिपोर्ट भी देख लें तो उसमें एक बड़ा सिंपल लीनियर रिग्रेशन है कि जो रिलेशनशिप है, क्या कैरिंग कैपेसिटी है, कितने टाइगर्स रह सकते हैं सुंदरबंस, और ये कोरिलेशन ऑफ 2018 ऑल इंडिया टाइगर रिपोर्ट सजेस्ट करती है कि सुंदरबंस की कैरिंग कैपेसिटी रफली 4 टाइगर्स के आसपास ही है, क्योंकि ये मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं, ये डेंस फॉरेस्ट नहीं है। इस वजह से सिर्फ 4 टाइगर तक ही ये सुंदरबन के मैंग्रोव फॉरेस्ट सपोर्ट कर पाएंगे। 2015 में एक जॉइंट स्टडी कैरी आउट की गई और 2015 की जॉइंट स्टडी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश सजेस्ट करती है कि सुंदरबन के मैंग्रोव फॉरेस्ट सिर्फ 2.85 टाइगर पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ही सपोर्ट कर सकते हैं। और ये जो पूरा ब्लॉक है रफली 2900 स्क्वायर किलोमीटर का, जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स इंडिया और बांग्लादेश दोनों को क्रॉस करता है, उसमें स्टडी कैरी आउट करने के बाद इस नंबर पे अराउ किया गया। लो डेंसिटी टाइगर्स की सुंदरबन में इसका एक बड़ा जो कॉन्सिक्वेंस है वो ये है कि जो मैंग्रोव हैबिटेट है, क्योंकि इतना डेंस नहीं है और हॉस्टाइल है टाइगर्स के लिए, इस वजह से जो प्रे डेंसिटी है सुंदरबंस में वो बाकी डेंस फॉरेस्ट के मुकाबले काफी कम है। तो जब प्रे डेंसिटी कम होगी तो कम टाइगर को अवेलेबल हो पाएगा इनफ फूड, जिसकी वजह से सिर्फ आप हो सकता है 2 या 3 या 4 टाइगर्स ही सपोर्ट कर पाए पर 100 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट। एक और स्टडी कैरी आउट की गई वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, और वो भी सेम नंबर ही सजेस्ट करते हैं सुंदरबंस के लिए 3 to 5 टाइगर्स इन सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट। सुंदरबन के जो फॉरेस्ट है 2018 का सेंसस अगर आप देखें तो ऐसा लगता है कि रफली 2700 स्क्वायर किलोमीटर का जो पूरा एरिया है उसमें 88 टाइगर्स के आसपास रिसाइड करते हैं। तो अगर आप पर 100 स्क्वायर किलोमीटर को देख लें तो ऐसा लगता है कि या 2 या 3 या 4 टाइगर की जो स्टडी सजेस्ट करती है उस सैचुरेशन पॉइंट पे ऑलरेडी हमारे टाइगर की पॉपुलेशन सुंदरबन मैंग्रोव फॉरेस्ट में पहुंच गई है। अब इसका एक बड़ा बेसिकली कॉन्सिक्वेंस है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, और कई एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि क्या यह कॉज है या यह इफेक्ट है या एक विशियस ये साइकिल है। जैसे क्लासिकल थ्योरीज अगर आप देखें तो अगर मान लीजिए आपकी टाइगर पॉपुलेशन बढ़ गई या आपके फॉरेस्ट कवर कम हो गया तो इसकी वजह से आप सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गए, और फिर क्या होगा, क्योंकि टाइगर्स के पास इनफ प्रे अवेलेबल नहीं होगा, फिर वो उस फॉरेस्ट जंगल एरिया से निकल के बाहर आसपास निकलना शुरू हो जाएंगे, जिससे कहीं ज्यादा ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को मिलेंगी। और खासतौर से जो भी फॉरेस्ट हैं, जंगल्स हैं, रिजर्व्स हैं, उनके जो किनारे किनारे पेरिफेरल एरियाज हैं उसमें सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होती हुई दिखाई देती हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स के हिसाब से कैरिंग कैपेसिटी कितनी है उन जंगल की या उन रिजर्व की, और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ये चिकन एंड एग जैसा कन्फ्रम है कि पहले कौन, पहले अंडा आया, पहले मुर्गी आई, पहले कॉन्फ्लिक्ट हुआ, या पहले टाइगर ज्यादा हुए जिसकी वजह से फॉरेस्ट कम हुए, या लोग ज्यादा आए फॉरेस्ट कम कर दिए टाइगर्स उतने ही रहे उसकी वजह से डिस्पर्सल ज्यादा हुआ। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा इक्वेशन है। जैसे फिजिकल स्पेस है या बायोलॉजिकल मतलब फॉरेस्ट प्रोडक्टिविटी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के तौर पे देखे जाते हैं किसी भी रिजर्व की कैरिंग कैपेसिटी को लेके, चाहे वो टाइगर्स हो या कोई और वाइल्ड एनिमल हो। और बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं कि कितने टाइगर्स या वाइल्ड एनिमल्स आप किसी पर्टिकुलर रिजर्व, फॉरेस्ट या जंगल में रख सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग फैक्टर कि फॉरेस्ट की कैरिंग कैपेसिटी तो है ही है, लेकिन सेकंड कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर होता है कि आसपास के जो लोग हैं, जहां पे ये वाइल्ड एनिमल डिस्पर्स होकर बाहर आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में आ सकते हैं, वो लोगों की क्या टॉलरेंस कैपेसिटी है इस वाइल्ड लाइफ के डिस्पर्सल को टॉलरेट करने को लेके। इसका मतलब जो भी लोग आसपास रहते हैं या हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो कौन कौन सी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज को अडॉप्ट करते हैं, उस पर भी बहुत बार डिपेंड करता है कि इन
मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को आप किस तरीके से अवॉइड कर सकें या कैसे मैनेज कर सकें या कैसे इनके साथ आप डील कर सकें। तो इसका मतलब फॉरेस्ट की कैरिंग कैपेसिटी के साथ साथ सोशल कैरिंग कैपेसिटी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो सिचुएशन अब निकलती जा रही है कि पॉपुलेशन प्रेशर बढ़ रहा है, टाइगर्स की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, ह्यूमंस की पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, कई जगह फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है, कई बार फॉरेस्ट रिसोर्स पे डिपेंडेंसी हमारी बढ़ रही है, और खासतौर से ऐसे लोग, ऐसी हमारी पॉपुलेशन जो इन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के जस्ट बाहर रहते हैं, क्योंकि इनकी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा है इन फॉरेस्ट के ऊपर, तो उनका फॉरेस्ट में जाना भी पूरी तरह रोक पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन क्वेश्चन फिर निकल के आ जाता है कि अगर डिपेंडेंसी आपकी भी उसी फॉरेस्ट पे है, जिसकी वाइल्ड लाइफ की डिपेंडेंसी भी उसी फॉरेस्ट पे है, तो दोनों आपस में कितना एक दूसरे को मैनेज कर पाते हो, टॉलरेट कर पाते हो, जिसके लिए नई टर्मिनोलॉजी देखी जा रही है, सोशल कैरिंग कैपेसिटी। मतलब बायोलॉजिकल बायोडाइवर्सिटी कैरिंग कैपेसिटी के साथ सोशल कैरिंग कैपेसिटी भी अब हमारे पूरे फॉरेस्ट मैनेजमेंट में या वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट में या इस ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर के तौर पे इमर्ज होता हुआ नजर आता है। समझने की कोशिश करिए, कई बार जो लैंड यूज होता है वो ओवरलैप होता है। मतलब वही लैंड फॉरेस्ट के लिए है जिसमें टाइगर्स भी हैबिटेट करेंगे, वही आपके माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के लिए भी है। हो सकता है आपके ट्राइबल्स, हो सकता है पेरिफेरी के आसपास जो हमारी पॉपुलेशन रहती हो, वो इन फॉरेस्ट के ऊपर अपनी लाइफ के लिए काफी डिपेंडेंट हो, रिसोर्सेज के लिए डिपेंडेंट हो। तो लैंड यूजेस सिर्फ एक पर्पस के लिए नहीं, कई इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स के लिए ओवरलैप होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन अगर एक दूसरे को टॉलरेट करने की कैपेसिटी नहीं है, तो जो आपका एरिया है, जो स्पेस आपको अवेलेबल है, वो और भी श्रिंक होता हुआ दिखाई देता है। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी अपार्टमेंट बिल्डिंग है और मान लीजिए उसमें 1000 स्क्वायर फीट का एक टेरेस अपार्टमेंट है, और अगर आप उसमें 20 लोगों को ठहराना चाहें तो हर व्यक्ति को कितना स्पेस मिल जाएगा? रफली 50 स्क्वायर फीट। लेकिन उसमें कुछ आप फर्नीचर डाल दें, कुछ उसमें आप रोड्स बना दें, कुछ उसमें इंक्रोचमेंट बना दें, तो ये 50 स्क्वायर फीट की बजाय हो सकता है 45 स्क्वायर फीट ही पर पर्सन अवेलेबल हो सकता है 40 स्क्वायर फीट ही पर पर्सन अवेलेबल हो। मतलब जितना आपको ओपन स्पेस मिलना चाहिए था, बीच में अगर कोई एक्सप्रेस वे निकल गया, हाईवे निकल गया, कोई डैम आ गया, कोई और नया डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आ गया, तो इस वजह से जो अवेलेबल स्पेस है हमारे वाइल्ड लाइफ को, वो और कम होता हुआ चला जाएगा। अब मान लीजिए आपके जो नेबर्स हैं वो हॉस्टाइल नहीं है, तो जितना स्पेस बचा आप फ्रीली उसमें आराम से घूम सकते हैं बिना किसी डर के। लेकिन अगर कोई यह कह दे कि रशियन यूक्रेनियन कॉन्फ्लिक्ट चल रही है, अगर आप फ्रीली घूमेंगे तो सामने से हो सकता है कोई आप पे अटैक कर दे, तो आप उस स्पेस में से भी जितना मिनिमम से मिनिमम मूवमेंट हो सकेगा उसको ही आप करेंगे। तो पूरा का पूरा जो आपको 40-50 स्क्वायर फीट अवेलेबल है वो भी आप यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। कुछ इसी तरह की सिचुएशन आज हमारे फॉरेस्ट, हमारे रिजर्व्स को लेके है। मतलब हमारा जो फॉरेस्ट का एरिया है वो अलग अलग डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की वजह से, या फॉरेस्ट कवर श्रिंक होने की वजह से, या ओवरलैप लैंड यूज होने की वजह से कम होता हुआ नजर आता है। साथ ही साथ जो टॉलरेंस कैपेसिटी है, खासतौर से लोकल पॉपुलेशन जो आसपास रहती है रिजर्व्स के, वो भी एक मेजर रोल प्ले करती है, जिसका हमने नाम कहा सोशल कैरिंग कैपेसिटी, जिसकी वजह से जितना स्पेस अवेलेबल भी है वो भी श्रिंक होता है, क्योंकि जो लोग रहते हैं उनको डर है कि कहीं वाइल्ड लाइफ से कंफ्लिक्ट ना हो जाए। जो वाइल्ड लाइफ है उसको डर रहता है कहीं ह्यूमन से कंफ्लिक्ट ना हो जाए, तो वो अपने अपने एलोकेटेड स्पेस को भी प्रॉपर्ली एंजॉय नहीं कर पाते, जिसकी वजह से कई बार डिस्पर्सल की वजह से हो सकता है वाइल्ड लाइफ, फॉर एग्जांपल टाइगर्स, एलिफेंट्स एक्सेट्रा, वो हो सकता है ह्यूमन हैबिटेशंस में आ जाए। कई बार हो सकता है ह्यूमंस भी अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जंगल्स में, फॉर एग्जांपल माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एक्सेट्रा के लिए वेंचर आउट करें, वहां भी हो सकता है वो वाइल्ड लाइफ के कंफ्लिक्ट में आ जाए। तो क्वेश्चन आता है फिर इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? एक कॉमन सा सॉल्यूशन लोग कहते हैं कि किस तरीके से आप प्रे बेस को आर्टिफिशियली बढ़ा दीजिए। मतलब जो उनका शिकार है, जो उनका फूड है, उसको आप बाहर से लेके और ज्यादा कर दीजिए, ताकि उनको बहुत ज्यादा दूर ना जाना पड़े, दूसरे एरियाज में वेंचर आउट ना होना पड़े। लेकिन क्रिटिक्स का यह कहना है कि आर्टिफिशियली अगर आप प्रे बेस को बढ़ाएंगे तो यह काउंटर प्रोडक्टिव भी हो सकता है। जैसे कई सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जैसे बुश मीट हंटिंग, इसको आप अवॉइड करेंगे तो वही फूड फिर टाइगर्स को, वाइल्ड लाइफ को अवेलेबल हो जाएगा, इसीलिए उनका प्रे बेस ऑटोमेटिकली बढ़े, वो कहीं ज्यादा है अच्छा है, बजाय इसके कि आप हैबिटेट मैनिपुलेशन या प्रे ऑगमेंटेशन के थ्रू आर्टिफिशियली अगर आप वहां पर प्रे बेस बढ़ाएंगे तो वो पूरे इकोलॉजिकल सिस्टम को हो सकता है डिस्ट्रॉय कर दे इरिवर्सिबली। इसका मतलब
प्रे बेस बढ़ाना है, लेकिन आर्टिफिशियली नहीं। प्रे बेस ज्यादा होगा, फूड इजीली अवेलेबल होगा, वाइल्ड लाइफ बाहर वेंचर कम करेगी, पहला। दूसरा, जो अम्ब्रेला इफेक्ट है, खासतौर से बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन का, कैसे टाइगर्स को मिल सके, इसके लिए क्यों ना हम जो एरिया टाइगर्स के पास अवेलेबल है वेंचर आउट करने के लिए, ऑक्यूपेशन के लिए, उसको बढ़ा दिया जाए। और ये आप कैसे करेंगे? हो सकता है जो छोटे छोटे जंगलों को आप कनेक्ट कर दें, सेफ इंटरकनेक्टिविटी आप स्टैब्लिश कर दें, एक्सप्रेस वे निकल रहा है तो बीच में कॉरिडोर आप बना दें, तो ये एक इंटरेस्टिंग सोल्यूशन हो सकता है। लेकिन इसका भी क्रिटिसिज्म है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कॉरिडोर्स हो सकता है टाइगर्स कभी ढूंढ ही ना पाए। क्या इन कॉरिडोर्स को जनरेट करना एक वन स्टॉप सॉल्यूशन के तौर पे परसू किया जा सकता है? कई क्रिटिक्स का कहना है कि पहली बार तो हो सकता है जो भी डिस्पर्सिंग टाइगर्स हैं ये इन कॉरिडोर्स के ऊपर कभी पाउंस ना करें, चांस ही ना करें, इनको ये कभी मिले ही ना। यह भी हो सकता है कि अगर आपने कॉरिडोर्स बना भी दिए तो कॉरिडोर्स की दूसरी तरफ जो है वहां की जो वाइल्ड लाइफ है वो हो सकता है इस इंटरकनेक्टिविटी की वजह से नेगेटिवली इंपैक्ट होना शुरू हो जाए। और कहीं ऐसा तो ना हो इन कॉरिडोर की वजह से जो एज के आसपास जो लोग रहते हैं ये टाइगर्स या वाइल्ड लाइफ वहां पे डिस्पर्स या वेंचर आउट होना शुरू हो जाए। इसका मतलब कॉरिडोर जैसे सॉल्यूशन कुछ केसेस में वर्क कर सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल सुंदरबन जैसे केसेस में ये शायद इतना वर्क ना करें। इसका मतलब चॉइस हमारे पास बहुत कम है और हमेशा से ह्यूमंस के लिए वाइल्ड लाइफ के साथ अपना स्पेस शेयर करना मुश्किल ही रहा है। खासतौर से अगर ये स्पेस आपको कार्निवोर्स, मतलब जो मीट भी खाते हैं, वेजिटेरियन भी हैं, ग्रास भी खाते हैं, ऐसे अगर एनिमल्स के साथ आपको स्पेस शेयर करना पड़े तो हमेशा एक डर आपको बना रहेगा। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है कई बार लोकल जो परसेप्शन है एनिमल्स का उसके ऊपर भी बेस्ड है। फॉर एग्जांपल बहुत सारे ट्राइबल्स अगर आप देखेंगे तो डेंस जंगल्स में रहते हैं, एक सिनर्जी में रहते हैं, कोहैबिटेशन के रूप में रहते हैं, कोहैबिटेंट्स के रूप में रहते हैं बिना मेजर इश्यूज के। कई लोगों का यह भी कहना है कि जब तक आप वाइल्ड एनिमल्स को बेवजह डिस्टर्ब नहीं करेंगे, परेशान नहीं करके उनको अकेला छोड़ देंगे तो जनरली आपको वो किसी तरह का फिजिकल डेंजर पोज नहीं करेंगे। इसका मतलब आप अपने काम से काम रखिए, उनको अपना जो भी नेचुरल हैबिटेशन है उसको एंजॉय करने दीजिए। टाइगर्स को अगर आप हटाना शुरू कर दें वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या रिजर्व से तो वो भी एक सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप उनको हटा देंगे तो हो सकता है दूसरा ऑटोमेटिकली आ जाए या किसी और टाइप का स्पीशीज वहां पे डेवलप होना शुरू हो जाए। तो फिर क्या सोल्यूशन है? कॉरिडोर्स इसका सोल्यूशन नहीं है, किसी किसी केस में सोल्यूशन हो सकता है। आर्टिफिशियली प्रे बेस को बूस्टअप करना भी शायद सोल्यूशन ना हो, तो इसका एक्चुअल सोल्यूशन है कि आप लैंड यूज को कैसे स्मार्टली डेवलप करें। साथ ही साथ जो सोशल कैरिंग कैपेसिटी है, अडेप्टेशन जो कैपेसिटीज हैं, ऐसी हमारी कम्युनिटीज की जो इस कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहती हैं, उनको आप कैसे प्रिपेयर करेंगे। कई बार यह भी आप कर सकते हैं, आप इनका बेस बढ़ाने के लिए कई बार हो सकता है जो हमारी लोकल पॉपुलेशन है अगर उनको आप प्रॉपरली, फेयरली, एडिक्वेटली कॉम्पनसेट करें तो वो खुद ही तैयार हो जाएं ऐसे एरिया से हटने के लिए। तो उसमें उनको भी मॉनेटरी फायदा है, जो हमारी वाइल्ड लाइफ है उसके लिए ज्यादा एरिया अवेलेबल हो पाएगा और एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस को हम शायद और कम कर पाएंगे। इंटरेस्टिंग डिबेट है दोस्तों, आसान सोल्यूशन नहीं है और यह सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने वाली है, खासतौर से क्लाइमेट चेंज की वजह से। क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल्स राइज कर रहे हैं, सैलिनिटी बढ़ रही है, तो सुंदरबन डेल्टा एरियाज जैसे एरियाज, कोस्टल एरियाज में ये इशू, चाहे वो ह्यूमंस हो या वाइल्ड लाइफ हो, उनके सर्वाइवल के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए, रिहैबिलिटेशन के लिए और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी पोज करती हुई चली जाएगी। सो द टाइम टू थिंक इज नाउ। चाहे वो कॉरिडोर्स हो, आर्टिफिशियल प्रे को बढ़ाना हो, चाहे वो लैंड यूजेस को स्मार्टली डेवलप करना हो, कॉम्पनसेशन देके डिस्प्लेस करना हो, रिप्लेस करना हो, रिहैबिलिटेट करना हो, सोशल कैपेसिटी को बढ़ाना हो, बायोडाइवर्सिटी कैपेसिटी को बढ़ाना हो, बायोलॉजिकल कैपेसिटी को बढ़ाना हो या फॉरेस्ट कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाना हो, इन सभी का कॉम्बिनेशन मुझे लगता है अभी से अगर हम प्लान करना, इंप्लीमेंट करना शुरू नहीं करेंगे तो ये ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन और भी ज्यादा चैलेंजिंग होती चली जाएगी। स्टे ट्यून्ड। जय हिंद, जय भारत।